चौधरी परवेज इलाही साहब को पीटीआई की कोर कमेटी की में शिरकत की दावत दी गई। उन्होंने कोर कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। पटियाला जेल में इमरान खान से मिलने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने उस पर भी हाँ नहीं की। दुबई लीक्स में तो मरियम नवाज की कोई प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है। 71 के बाद जिसने भी मुजीब बनने की कोशिश की है, चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो, चाहे बलोच अस्करियत पसंद हो, तो रियासत उनके साथ बहुत सख्ती से निपटी है। एपी के वजीर आला का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार आल। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तजियारगार मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ सर। सबसे पहले आज प्रोग्राम के स्टार्ट में खामोशी के हवाले से बात करना चाहूंगी। आप तो सब अंदर की बातें जानते हैं, आप बताएं ना जरा कि ये जो परवेज इलाही की पुरस्रार खामोशी है, इसके पीछे क्या राज है? अच्छा देखें, चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाई के बाद उनकी पुरस्रार खामोशी ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। और खुद तहरीक इंसाफ में उनकी खामोशी के हवाले से बहुत सी चहमगोइयां शुरू हो गई हैं। उनकी रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ के जितने बड़े लीडर हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, लतीफ खोसा, जो भी मेन लीडरशिप है, सब ने परवेज इलाही से मिलने की कोशिश की है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया और किसी को भी मिलने का टाइम नहीं दिया। इसी तरह चौधरी परवेज इलाही से मीडिया ने बहुत बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने मीडिया का सामना भी नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही साहब को पीटीआई की कोर कमेटी की में शिरकत की दावत दी गई। उन्होंने कोर कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। चौधरी परवेज इलाही साहब को अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने उस पर भी हाँ नहीं की कि वो अडयाला जेल इमरान खान को मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो चौधरी परवेज इलाही जिस दिन से रिहा हुए हैं, वो मुकम्मल खामोशी के साथ अपने घर पे मौजूद हैं। कोई सियासी सरगर्मी नहीं कर रहे। इसी के साथ चौधरी मोनस इलाही का ट्विटर भी मुकम्मल खामोश है, और वो भी कुछ खास ट्वीट नहीं कर रहे और बिल्कुल खामोश हैं। बाप बेटा दोनों खामोश हैं। इस खामोशी ने बहुत सी चहमगोइयों को जन्म दिया है। एक तो बहुत ही ये खबर गर्म है कि चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही की जो एस्टेब्लिशमेंट से बर्फ पिघली है और जो कुछ सेटलमेंट हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि फैसल वाडा साहब का बहुत कलीदी किरदार है। और चौधरी मोनस इलाही ने फैसल वाडा के जरिए इस बार डील क्रैक की है और सुलह की है। और उस सुलह में एक शर्त खामोशी है कि आपने खामोशी रखनी है, 2-3 हफ्ते बिल्कुल नहीं बोलना, फिर आगे बात करेंगे। और वो 2-3 हफ्ते की खामोशी की बात की जा रही है, इसीलिए जिन लोगों ने फोन पर बात करने की भी कोशिश की गई है, उनको भी 2-3 हफ्ते बाद का ही टाइम मिला है कि जी 3 हफ्ते बाद चौधरी साहब बात करेंगे। तो कोई एक ट्रायल पीरियड चल रहा है। फिर ये भी खबरें हैं कि चौधरी परवेज इलाही शायद मुल्क से बाहर चले जाएं, लंदन का वीजा ले रहे हैं और वो बाहर जाना चाह रहे हैं फैमिली के साथ। मोनस पहले ही बाहर हैं, तो उनकी सारी फैमिली शायद फौरी कुछ वक्त के लिए बाहर चली जाए। तो बहुत सारी बातें हैं चौधरी परवेज इलाही की पुरसरार खामोशी को लेकर। वरना चौधरी परवेज इलाही तो अगर 10 मिनट के लिए तारीख पेशी पर भी आते थे, तो मीडिया से जरूर बात करते थे। उनको जो मौका मिलता था वो मीडिया से बात करते थे। और अब उनको रिहा हुए 3-4 दिन हो गए हैं, वो मुकम्मल खामोश हैं, अपने घर पर मौजूद हैं। और चौधरी परवेज इलाही की पुरसरार खामोशी को तहरीक इंसाफ में भी बहुत शक व शुबे से देखा जा रहा है, और बाकी सियासी हलकों में भी इस हवाले से चहमगोई हो रही है। बहरहाल देखते हैं चौधरी परवेज इलाही अपना चुप का रोजा कब तोड़ते हैं, मोनस इलाही अपना चुप का रोजा कब तोड़ते हैं, और ये जुबान बंदी उनके कितने दिन के लिए है और कब तक के लिए है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे डॉक्टर उमर आदित्य ब्लॉक को लेकर। तो उनकी जानिब से कहा गया है सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी को लेकर काफी बातें उन्होंने की हैं। उस मुतालिक क्या बात है? अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आई डॉक्टर उमर आदिल साहब की। डॉक्टर उमर आदिल साहब पढ़े लिखे आदमी हैं। डॉक्टर साहब ने जो दुबई लीक्स का जिक्र किया है, दुबई लीक्स में तो मरियम नवाज की कोई प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है कि उनकी दुबई में कोई प्रॉपर्टी है। मैंने पूरी दुबई लीक्स देखी हैं, उसमें हुसैन नवाज का जिक्र तो है और लोगों के जिक्र जरूर मौजूद हैं, लेकिन मरियम नवाज का तो कोई जिक्र नहीं है। उनकी तो कोई प्रॉपर्टी दुबई लीक्स में सामने नहीं आई। और उन्होंने उन दुबई लीक्स में कहाँ से मरियम नवाज की प्रॉपर्टी निकाल ली है, क्योंकि अब नहीं है। फिर उन्होंने उस प्रॉपर्टी पे एक मसाज सेंटर भी बना दिया है। उस मसाज सेंटर में उन्होंने फिलिपीनी लड़कियां भी पहुंचा दी हैं।
ठीक है, उनकी एक खास सोच हो सकती है, लेकिन उस सोच के लिए आप इस हद तक फेक न्यूज में चले जाएं। डॉक्टर साहब को यहाँ तो कोई बताएं कि कहाँ, कौन सी दुबई लीक्स में मरियम नवाज की प्रॉपर्टी आई है और किस सफे पे दुबई लीक्स के मरियम नवाज की किसी प्रॉपर्टी का दुबई लीक्स में जिक्र है। हम भी वो देखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जो नाम छपे हैं उनमें दुबई लीक्स में मरियम नवाज का तो कोई नाम नहीं शाया हुआ। बड़ा अफसोसनाक बात है कि आप खवातीन के बारे में और उनके हवाले से ऐसी बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई खास ठीक बात नहीं है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे बानी पीटीआर के ट्वीट को लेकर। तो ये क्या मामला है कि मुजीब या याया, इनमें से कौन गद्दार था? एक नई बहस का आगाज कर दिया गया। हाँ, बहुत आज सारा दिन इस पर बात होती रही कि यह गद्दार है, ये मुजीब गद्दार है। और इंतकाल इक़्तिदार ना करा के या ने ज्यादती की या मुजीब ने ज्यादती की, और ये तय होना चाहिए, फिर हम्मुदुर-रहमान कमीशन की भी बात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का तारीख से अबाब है, हमें इससे जरूर सबक सीखना चाहिए। लेकिन एक चीज तो हमारे दोस्त भूलते जा रहे हैं ना, कोई मुक्ति बानी का तो जिक्र ही नहीं कर रहा। कि मेरा मतलब है कि क्यों 1 लाख लोगों को मुक्ति बानी के तहत भारत में ट्रेनिंग दी गई, जिसका मोदी साहब बड़े फखर से जिक्र करते हैं, और बांग्लादेशी वजीर आजम भी बड़ा फखर के से जिक्र करती हैं। और वो जो मुक्ति बानी के 1 लाख निजी मलेशिया थी, जिसको फौजी ट्रेनिंग भारत की फौज ने दी, जो फिर पाकिस्तानी फौजी के साथ फौज के साथ लड़ रही थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन किया गया। इस सारे में कहीं मुक्ति बानी का तो कोई जिक्र ही नहीं करता कि वो क्या चीज थी। और जो लोग हमें आज मुजीब से या याहिया से सबक सीखने की बात करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि रियासत पाकिस्तान ने सन 71 से एक सबक जरूर सीखा है। और वो ये है कि किसी को भी निजी मलेशिया नहीं बनाने देनी, किसी भी सियासी जमात को अस्करी विंग नहीं बनाने देना। अब आप देखें ना कि मुक्ति बानी भी तो एक अस्करी विंग था ना, ऑफ शूट था, जिसने मुजीब की मदद की उस वक़्त अलीहदगी के लिए, और अब बांग्लादेश में किसी और को इंतखाबी मुहिम ना चलाने दी, अस्करियत पैदा की वहां पर। उसका तो कोई जिक्र नहीं करता मुक्ति बानी का, कि उसकी भारत को क्या जरूरत थी 1 लाख लोगों को ट्रेन करके बांग्लादेश मशरकी बंगाल में भेजने की इलेक्शन से पहले, ताकि इलेक्शन के खास नतज हासिल किए जा सकें। तो उस पर भी बात होनी चाहिए कि ये मुक्ति बानी और मैं समझता हूँ रियासत पाकिस्तान ने उसके बाद बहुत सबक सीखा है। उसके बाद हमारे कराची के एक लीडर अल्ताफ हुसैन ने मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश की। उन्होंने भी अस्करियत को अपने साथ सियासत में शामिल किया। तब भी भारत से लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की, और वहां भी अस्करियत और सियासत का एक मिलाप हमने देखा, जैसा कि अस्करियत और सियासत का मिलाप हमने बंगाल में देखा था। लेकिन इस बार रियासत पाकिस्तान तैयार थी, और हमने आप देख लें कि कराची में अल्ताफ हुसैन का क्या हाल किया है, और OMKM लंदन का क्या हाल किया है। कोई उनका नाम नहीं ले सकता अब वहां पर, क्योंकि रियासत ने 71 से सबक सीखा है। इसी तरह का सबक बलूचिस्तान में भी रियासत ने सीखा है, कि वहां भी जो बलोच अस्करियत पसंद हैं, जिनके खास टेररिस्ट ग्रुप जो मौजूद हैं, वह ईरान में सेफ हेवन्स हैं या अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स हैं, और उनको ट्रेनिंग और पैसा दिया जाता है, उनमें से भी किसी को मुजीब बनने की इजाजत नहीं गई। उनमें से कई बलोचों को भारत ने नेशनैलिटी दी है, कईयों के लिए। आपको याद है यूरोप में एक डीप फेक सेल भी बनाया गया, जहां से झूठी खबरें चलाई जाती थी। तो मेरे ख्याल में 71 के और भी बहुत से सबक हैं मुजीब और याहिया के अलावा, मुक्ति बानी से लेकर कहीं, जो रियासत पाकिस्तान ने सीखे हैं। और हमने फिर देखा है कि 71 के बाद जिसने भी मुजीब बनने की कोशिश की है, चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो, चाहे बलोच अस्करियत पसंद हो, तो रियासत उनके साथ बहुत सख्ती से निपटी है। और हमने एक ये सबक सीखा है कि अस्करियत और सियासत का मिलाप नहीं होने देना। और अगर किसी सियासी जमात का अस्करी विंग है, तो फिर वो सियासी जमात नहीं है, वो उसको अस्करी जमात के तौर पर देखा जाए, और उसको अस्करी जमात के तौर पर ही उससे निपटा जाए। तो ये अस्करियत और सियासत का जो मिलाप एक दफा 71 में हो गया था, वो दोबारा पाकिस्तान में नहीं होने देना। ये बात इमरान खान को समझनी होगी कि अब पाकिस्तान में अस्करियत और सियासत का मिलाप की इजाजत नहीं है। अगर आप अस्करियत करेंगे जैसे आपने 9 मई को की है, तो फिर आपको अस्करी जमात के तौर पर देखा जाएगा, सियासी जमात के तौर पर नहीं। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक बार फिर से सीएम केपी को लेकर। तो सीएम केपी और वजीर दाखिला
और वजीर तवानाई की जो मुलाकात का उसका ब्रेक थ्रू हो चुका है, लोड शेडिंग वाजिबात के मिसाइल का हल निकल आया है। जबकि अवैस लगारी की जानिब से ये भी कहा गया है केपी में जो मॉडल है वो दूसरे सूबों पर भी अप्लाई करेंगे। अब ये जो इतना बड़ा ड्रिफ्ट आया है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ऐसी कौन सी अंदर की बातें हैं जो हम नहीं जानते? मेरे ख्याल में केपी के वजीर आला का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद उनको बताया गया है कि आपने सिस्टम के अंदर रह के चलना है, और ये बिजली का जो इशू है वो आप वफाकी हुकूमत के साथ बैठकर हल करें, और एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। यकीनन केपी के लोगों को भी रिलीफ मिलना चाहिए और वफाक को अपने वाजबात मिलने चाहिए। अगर ये फार्मूला तय हो जाता है कि वफाक को बिजली के बिलों के पैसे मिलें और केपी को बिजली मिले, तो इसमें परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइंद है। और मेरे ख्याल में एक तरफ जब पीटीआई के सोशल मीडिया मुहिम से एसआईएफसी के खिलाफ मुहिम चल रही थी, तो दूसरी वक्त तरफ उस गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट होना चल रहा था, और वो अपडेटेड सॉफ्टवेयर के नतायज आपके सामने हैं कि वो एसआईएफसी के इजलास में भी मौजूद थे, 2 दिन से वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यकीनन अडियाला में इस सब को देखकर बहुत परेशानी होगी, और कैदी नंबर 804 तो बहुत परेशान होगा, क्योंकि वो तो रोजाना ऐसे ट्वीट करते हैं जिससे पाकिस्तान टूटने की बात बन जाए, और दूसरी तरफ उनका वजीर आला जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर हुकूमत करने की बात कर रहा है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।